Hello, my dear friends, and welcome to our YouTube channel J&K Ideal Academy. दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमने हमारी इस चैनल का नाम चेंज करके J&K Ideal Academy का नाम रखा है. तो इससे पहले जो नाम हमारी चैनल का था वो था लर्न विद वफा, बट नाउ वी हैव चेंज्ड द नेम ऑफ आवर चैनल from Learn with Wafa to J&K Ideal Academy. So friends, I request all of you to share this channel on your Facebook, on other social media networks, so that it reaches most of the people. And one more request is for the new friends, for the newcomers who are new on this channel, who are watching this channel for the first time, to subscribe our channel and press the bell icon. Dear friends, we are discussing about fundamental rights, and we have discussed about 3 lectures which are related to these fundamental rights. Now this is lecture number 10 and this is part 4th of the fundamental rights. दोस्तों, हमने fundamental rights के जो introduction है उसके बारे में बात की है, स्टेट के बारे में बात की, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 में बात की है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, और इसी तरह से हमने right to equality, right to freedom, right to freedom of religion, and right against exploitation. These fundamental rights we have discussed in a great detail, and I hope that all of these fundamental rights, all of you have understood these fundamental rights very well. So friends, today we are going to discuss about the 5th fundamental right, which lies in part 3rd of the Indian Constitution, and which are incorporated in articles 29 and 30. So friends, let us start. हम ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार कहना चाहेंगे कि हमारी ये जो हम J&K GK का पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसकी ई बुक विद इन 4 डेज इंशाल्लाह लॉन्च की जाएगी. 4 दिन के अंदर अंदर इसकी ई बुक भी प्रिपेयर हो जाएगी और वो आप लोगों के सामने लाई जाएगी. तो तब तक आप वेट कीजिए. बहुत सारे फ्रेंड्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि J&K की ई बुक हमें चाहिए. कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं फ्रेंड्स. तो इंशाल्लाह विद इन 4 डेज मैंने ये बुक तैयार करनी है. तो इंशाल्लाह विद इन 4 डेज दिस बुक विल बी अवेलेबल विद आवर फ्रेंड्स. सो दोस्तों, आप तब तक पेशेंस रखिए. 2-4 दिन के अंदर आप लोगों के पास ये बुक पहुंच जाएगी. तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल राइट्स ये वाला लास्ट लेक्चर है इस फंडामेंटल राइट्स का. पार्ट 4th है इसका, लेक्चर नंबर 10. सो लेट अस स्टार्ट. As I already told you that today we are going to discuss about cultural and educational rights which are incorporated in articles 29 and 30 of the Indian Constitution. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे cultural and educational rights की, और इसके बाद right to constitutional remedies की बात करेंगे. तो देखिए, cultural and educational rights जो है वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में इनके बारे में डिस्कस किया गया है. तो हम एक एक करके इन आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे. आर्टिकल 39 में क्या लिखा है? Article 39 grants protection to both religious and linguistic minorities. देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है. तो सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है. देखिए, अगरचे हिंदुस्तान में बहुत सारी किस्म की माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, कल्चरल माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, या किसी और एंगल से भी माइनॉरिटीज पाई जाती है, ठीक है. लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 में खाली 2 माइनॉरिटीज ऐसी हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशनली इन इंडिया देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, दैट इज रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. सो Article 29 grants protection to both these religious and linguistic minorities. And Article 30 gives these minorities the right to establish and administer their own educational institutions. यहाँ पे भी यही चीज डिस्कस की हुई है कि ये आर्टिकल 30 जो है ये इन माइनॉरिटीज को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हों या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, ये अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. और दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बात भी बताता चलूँ कि माइनॉरिटीज की जो टर्म यहाँ पे यूज की गई है, इस टर्म को
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो जुडिशियल रिव्यू टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिफाइन नहीं की गई है। सिमिलरली द टर्म माइनॉरिटीज हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट अ सिंगल आर्टिकल डिफाइन्स दिस concept of minorities. So friends, now we will discuss about the most important fundamental right in the Indian Constitution, which is known as right to constitutional remedies, and it has been provided in Article 32 of the Indian Constitution. दोस्तों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जहां तक ताल्लुक है, देखिए ये राइट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि यही वो राइट है, यही वो फंडामेंटल राइट है जो बाकी जो हमने अभी तक 5 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस की है, ये फंडामेंटल राइट उन सभी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये उनको एक शील्ड प्रोवाइड करती है, उनको एक प्रोटेक्शन फराहम करती है उन 5 फंडामेंटल राइट्स को। वो कैसे, वो हम इस आर्टिकल में डिटेल में पढ़ेंगे। Article 32 of the Constitution provides for legal remedies, ठीक है, for the protection of these rights against their violation by the state or other institutions or individuals। देखिए, जब भी कभी कोई भी हमारी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाती है, कोई यानी स्टेट जब वायोलेट करता है या कोई भी वायोलेट करता है, तो उस टाइम ये आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस वायोलेशन। ठीक है, इस वायोलेशन के अगेंस्ट हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को फिर से रेस्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 32 है, इससे सिटीजन्स को ये पावर मिलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं या हाई कोर्ट्स को मूव कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं from the Supreme Court or from High Courts, and the state is forbidden from making any law that may be in conflict with the fundamental rights। और इस तरह से स्टेट जो है ये कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स होगा। ये हमने आर्टिकल 13 में भी पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, उस पावर के जरिए से ये चेक करता है कि whether the law is against the fundamental rights or it is in accordance with the fundamental rights। So friends, this article 32 it provides a shield, a protection for the enforcement of fundamental rights। तो इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो पावर होता है वो होता है पावर टू इशू रिट्स। ठीक है, रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, अंडर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स इशू कर सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंडर ये जो है रिट्स इशू कर सकता है। एंड दीज रिट्स आर ऑफ 5 टाइप्स, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये 5 टाइप्स क्या है, ये जो आर्टिकल 32 है ये इतना इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इन्होंने इस आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज it is this article which protects the whole fundamental rights। Now under article 32 the Supreme Court can issue 5 types of writs, and these writs we can discuss as under देखिए पहली जो है वो है habeas corpus की writ, और let me tell you first that all the 5 types of writs जो है ये सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। ठीक है, तो पहली रिट जो है हैबियस कॉर्पस की है। ये जो हैबियस कॉर्पस है, कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी रिट्स के लिए, तो ये लैटिन वर्ड्स होंगे, ये लैटिन टर्म्स हैं जिनका हम इंग्लिश में अभी आपको मीनिंग बताएंगे। तो ये लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, किसी शख्स को पेश करना। ठीक, नाउ व्हाट डज दिस हैबियस कॉर्पस मीन? इट्स एन ऑर्डर, ये एक ऐसा ऑर्डर होता है, रिट एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है। ठीक है,
तो रिट, ये हेबियस कॉर्पस की रिट जो है ये भी एक ऑर्डर है जो एक कोर्ट इशू करता है टू ए पर्सन, ठीक है। एक शख्स के लिए ये इशू होती है हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, एक शख्स ने दूसरे शख्स को डिटेन करके रखा है, यानी बंद करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है। तो फिर जिस शख्स ने अरेस्ट किया है उस शख्स के लिए एक रिट इशू होती है, एक ऑर्डर इशू होता है कि जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको हमारे सामने पेश कीजिए, ठीक है। तो कोर्ट के सामने उसको पेश करना पड़ता है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, तो उस शख्स को पेश करना पड़ता है बिफोर द कोर्ट। सो हेंस दिस इज अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। तो इसलिए ये जो हेबियस कॉर्पस की रिट है ये आर्बिट्ररी डिटेंशन के खिलाफ है। यानी आर्बिट्ररी डिटेंशन का मतलब है कि आप ऐसे ही किसी को डिटेन नहीं कर सकते, मतलब किसी वजह के बगैर, कि कोई रीजन, विदाउट एनी रीजन यू कैन नॉट डिटेन एनी पर्सन अनलेस यू आर हैविंग एनी valid reason, any logical reason behind that, then you can arrest any person. So this writ is issued against arbitrary detention. You cannot arbitrarily without any reason detain any person or arrest any person, ठीक है। और ये जो रिट है ये एक प्राइवेट पर्सन या पब्लिक यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी इशू होती है, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस की जो रिट है ये प्राइवेट पर्सन को भी इशू हो सकती है, यानी कोर्ट ये प्राइवेट पर्सन को भी इशू कर सकती है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसके बाद हम और एक रिट देखेंगे जो कोर्ट्स इशू कर सकते हैं, वो है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, ये भी एक लैटिन टर्म है मैंडेमस, एंड इट मींस वीक कमांड, ठीक है। टू कमांड या वीक कमांड यानी हम हुक्म देते हैं, ठीक है। तो ये वाली रिट जो है ये भी कोर्ट इशू करता है टू ए पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को इशू होती है, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। देखिए कोई शख्स अपनी ड्यूटीज अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता, यानी कोई ऑफिसर होता है वो अपनी ड्यूटीज पूरे अकॉर्डिंग टू लॉ जो अंडर रूल्स होती है उसकी ड्यूटीज तो वो परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर या वो रिफ्यूज करता है फ्रॉम परफॉर्मिंग सच ड्यूटीज, देन द कोर्ट कैन इशू ए रिट अगेंस्ट हिम which is the writ of mandamus, means we command you to perform your duties in a proper way according to rules and regulations, and this cannot be issued against president or governor or chief justice of a high court or against any private person. इन categories of people के लिए ये रिट इशू नहीं होती है। कौन कौन से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या कोई प्राइवेट पर्सन होगा, ठीक है। देखिए हमने अभी हेबियस कॉर्पस में पढ़ा कि वो प्राइवेट पर्सन के लिए भी इशू हो सकती है या पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी इशू हो सकती है, लेकिन मैंडेमस का जहां तक ताल्लुक है ये रिट प्राइवेट पर्सन के लिए इशू नहीं होती है, ये खाली गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए इशू होती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही उन्हीं को ऑर्डर किया जा सकता है कि आप अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से परफॉर्म कीजिए। प्राइवेट में जो काम करता होगा तो उसके लिए कोई कोर्ट का अमल दखल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है रिट ऑफ मैंडेमस जिसका मतलब है वीक कमांड। तो इसमें कमांड दिया जाता है कोई किसी पब्लिक अथॉरिटी को कि आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से परफॉर्म करें। तो प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब तो आपको पता ही है, टू फॉरबिड, किसी चीज से मना करना, ठीक है। तो ये होती है वो रिट इशूड बाय ए हायर कोर्ट, ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए और ट्राइब्यूनल के लिए इशू करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब प्रोहिबिशन की बात आती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की बात आती है, तो ये वाली रिट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट पर्सन को इशू नहीं होती, ये रिट जो है ये कोर्ट के लिए इशू होती है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन रिट वो है जो कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट के लिए इशू होती है, ठीक है। एक हायर कोर्ट, फॉर एग्जांपल वी कैन से सुप्रीम कोर्ट इशूज दिस रिट टू द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इशूज दिस रिट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो जो एक हायर कोर्ट होता है, हायर लेवल पे एक कोर्ट होता है, वो अपनी से लोअर लेवल वाले कोर्ट के लिए ये रिट इशू करता है। और इस रिट में क्या कहा जाता है? टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और यूजर्पिंग ए जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे केसेस एंटरटेन करता है जो इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं होते हैं, या इसी तरह से ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो ऐसे केसेस एंटरटेन करते हैं जो इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं होते हैं। तो उस
सिलसिले में फिर एक हायर कोर्ट जो होता है वो एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करता है, मना करता है इस कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, कि आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना करें, आप लिमिट्स क्रॉस ना करें, क्योंकि आपके लिमिट्स, आपकी ज्यूरिसडिक्शन तो यहां तक ही है, आप ये वाला केस जो है ये एंटरटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, एंड दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। एंड नाउ द फोर्थ writ issued by courts is the writ of certiorari. It means to be certified or to be informed. किसी चीज के लिए कोई इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये जो रिट है ये भी एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। तो ये प्रोहिबिशन और सर्टियोररी, ठीक है, ये किसी पब्लिक अथॉरिटी या पर्सन को, किसी भी प्राइवेट पर्सन को ये इशू नहीं होती। ये दोनों रिट्स जो हैं ये कोर्ट्स के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए इशू होती हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद द लेटर और टू इट और टू क्वॉश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। देखिए क्या होता है, सर्टियोररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। दिस इज ऑल्सो ए लैटिन टर्म, और ये रिट जो है ये भी इशू होती है फ्रॉम ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। ठीक है, हायर कोर्ट से लोअर लेवल का जो कोर्ट होता है उस के लिए इशू होती है, और इसमें हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि आप जो फलानी केस है आपके पास वो हमारे पास ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, या जो फलानी वाला केस है उसके लिए जो ऑर्डर आपने इशू किया है वो कॉश कीजिए, वो आप खत्म कीजिए। ठीक है, तो ये है writ of certiorari. इसके बाद है writ of quo warranto. This is also one of the important writs. It means by what authority. Now, once again, this writ of quo warranto is issued to a government person, यानी public authority. ठीक है, public office. तो ये एक शख्स को इशू की जाती है कि आप किस अथॉरिटी के तहत ये ऑफिस एज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स ने इल्लीगली किसी ऑफिस को अज्यूम किया है, इल्लीगली वो किसी ऑफिस में बैठा है, मतलब कोई ऑफिस उसने अज्यूम किया है, तो फिर उस सिलसिले में एक रिट इशू होती है, को वारंटो, रिट ऑफ को वारंटो। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, मीन्स अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर assuming the charge of this office. So friends, this was the last fundamental right, that is the right to constitutional remedies, and this fundamental right is the most important of all the fundamental rights because it protects, it grants a shield to all the other fundamental rights from getting violated. तो ये वाला फंडामेंटल राइट जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बाकी सारी 5 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, अब आर्टिकल 32 तक हमने कंप्लीट किया, 33 की बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 33 जो है ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर्स होते हैं कि वो जो आर्मड फोर्सेस हैं इंडिया में, लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या अदर रिलेटेड एजेंसीज, तो इन सभी के फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट किए जा सकते हैं आर्टिकल 33 के अंडर। पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकता है अंडर आर्टिकल 33 जिस लॉ के जरिए से आर्मड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज, इन सब के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको एब्रोगेट किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है अंडर आर्टिकल 33 वो किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए यूजुअली हम कहते हैं कि कोई भी लॉ जो बनाएगा पार्लियामेंट, अगर वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 हमने देखा था कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था तो वी कैन गो टू द कोर्ट, बट द लॉ विच इज मेड बाय the Parliament of India under Article 33 regarding the abrogation of fundamental rights of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and other such agencies, this law cannot be challenged in any court of law. Now we will talk about Article 34. What does Article 34 say? Article 34 क्या कहता है? देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग मार्शल लॉ, व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया
विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया की जो कंट्री है, कंट्री में किसी भी टेरिटरी के एरिया में जहां पर भी मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल इन्फोर्स होगा तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स होंगी उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था इंट्रोडक्शन में कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। मींस एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आपको हमेशा के लिए मतलब आपके पास अवेलेबल नहीं है। कभी कभी के कोई ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है कि जब आपसे ये छीन ली जाती है, ये सस्पेंड की जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी जब मार्शल लॉ इन्फोर्स होता है, मिलिट्री रूल इन्फोर्स होता है किसी भी कंट्री के पार्ट में, उस टाइम उस कंट्री के उस पार्ट में ये फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। नाउ आर्टिकल 35, the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest in the parliament, only in the parliament and not in the state legislature। तो फंडामेंटल राइट्स को लेके जब भी किसी प्रोविजन को इन्फोर्स लाना होगा, ठीक है, जब भी किसी प्रोविजन को इफेक्ट देना होगा तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास ही रहेगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं रहेगा। तो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास है कि कोई भी लॉ जब बनाया जाएगा टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स, तो ये वाला पावर जो है ये पार्लियामेंट के पास रहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, बट द पार्लियामेंट कैन एम्पावर द लोअर कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट जो है इट कैन एम्पावर द लोअर कोर्ट्स। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 दे कैन इशू रिट्स, दे कैन इशू ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन पार्लियामेंट जो है ये लोअर कोर्ट्स को भी पावर दे सकता है, एम्पावर कर सकता है कि आप जो है वो ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस और रिट्स इशू कर सकते हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 35 कहता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो हमने आज कंप्लीट किया है। 4 लेक्चर्स में हमने इस पूरे फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 31 के बारे में भी हमने बात की कि आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, तो उसको रिमूव किया गया एंड दैट हैज बीन प्लेस्ड इन आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट ओनली। सो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी which existed earlier, now that is not a fundamental right, that is now only a legal right under article 300A of the constitution। तो फ्रेंड्स ये था सारा कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह वी विल टेक अप अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वी विल आल्सो स्टडी दैट इन अ ग्रेट डिटेल। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए, जब तक हम दूसरा लेक्चर आपके सामने लाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।